हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा अगर हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक हमारा चल रहा था एफडीआई। और एफडीआई की बात करूं तो बेटा अभी एफडीआई कंप्लीट नहीं हुआ, एफडीआई में कुछ सब टॉपिक्स और बचे हैं। अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले एफडीआई के कुछ कैटेगरीज पढ़े थे। अगर आप लोगों को याद हो बेटा, मैंने आप लोगों को कैटेगरीज ऑफ एफडीआई पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। कितने कैटेगरी के एफडीआई थे बेटा? 4। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था, दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल। सेकंड वन इज व्हाट? वर्टिकल। थर्ड वन इज व्हाट? कॉन्ग्लोमेरेट। एंड लास्ट वन इज व्हाट? टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूं बेटा, मेरा जो प्राइमरी बिजनेस है, प्राइमरी मतलब मेरा होम कंट्री में जो बिजनेस है वो मोबाइल फोन का है। मैं सिमिलर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं अब्रॉड में, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एफडीआई। अगर मेरा जो होम कंट्री में बिजनेस है मोबाइल फोन का, इससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं मैं कहां पे? फॉरेन में, इसको बोलेंगे बेटा क्या? वर्टिकल एफडीआई। इसके बाद थर्ड हमने पढ़ा था, मेरा होम कंट्री में जो बिजनेस है उससे टोटली अनरिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं बेटा अब्रॉड में, कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई। और एक और मैंने आपको बताया था, टू वे रेसिप्रोकल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? मेरी कंट्री जिस चीज को बनाने में स्पेशलाइज्ड है वो कंट्री वो चीज बनाएगी, और दूसरी कंट्री जिस चीज को बनाने में स्पेशलाइज्ड है वो कंट्री वो चीज बनाएगी। इसका मतलब अगर इंडिया किस चीज को बनाने में स्पेशलाइज्ड है? मोबाइल फोन, तो इंडिया क्या बनाएगी? मोबाइल फोन। और जापान किस चीज को बनाने में स्पेशलाइज्ड है? कार, तो जापान क्या बनाएगा बेटा? कार। जापान से इंडिया कार को क्या करेगा? इंपोर्ट। और इंडिया से जापान मोबाइल फोन को क्या करेगा? इंपोर्ट। तो एक बात याद रखना, लास्ट वाला एफडीआई जो बताया है वो वही थ्योरी बताई हुई है जो एक्चुअल में आपने पढ़ी थी, थ्योरी ऑफ कॉस्ट एडवांटेज बाय एडम स्मिथ। इसके बाद बेटा हम लोगों ने कुछ मोड्स ऑफ एफडीआई पढ़े थे। मोड्स ऑफ एफडीआई मतलब एफडीआई किन किन तरीकों से हो सकता है। मैंने आपको बताया था, अगर मैं दूसरी कंट्री में जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता हूं, ये भी एक तरीका है जिसको बोलेंगे बेटा क्या? एफडीआई का एक तरीका, मोड ऑफ एफडीआई। दूसरा, मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगा रहा, मैं अपना ब्रांच ऑफिस ओपन कर रहा हूं जिसको सब्सिडरी बोल रहा है, ये भी एक और तरीका है एफडीआई का। तीसरा मैंने आपको बताया था, मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर कर रहा हूं। चौथा मैंने आपको बताया था, मैं किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं, मर्जर एंड एक्विजिशन। इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी जो इंपॉर्टेंट है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मैं दूसरी कंट्री में बिल्कुल स्टार्टिंग से हर चीज स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज फ्रेशली स्टार्टिंग। मैंने अंडरलाइन भी कराया था आपको ये वर्ड। और ब्राउन फील्ड का मतलब है मैं दूसरी कंट्री की कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, अगर मैं किसी दूसरी कंट्री की कंपनी को मर्ज करता हूं अपने साथ, तो बेटा ये ब्राउन फील्ड होगा या ग्रीन फील्ड होगा? ब्राउन फील्ड, क्योंकि दूसरी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करूंगा? यूज करूंगा। दूसरा, अगर मैं किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं, खरीद रहा हूं, तो ये ब्राउन फील्ड होगा या ग्रीन फील्ड होगा? एक मिनट, इंडिया की एक कंपनी थी, इंडियन कंपनी थी बेटा टाटा, आपको पता होगा। इसके बाद एक कंपनी है दैट इज जैगुआर। जैगुआर कंपनी इंडियन कंपनी नहीं थी, ये अब्रॉड की कंपनी थी। टाटा ने जैगुआर को बेटा एक्वायर कर लिया। एक्वायर मतलब टाटा ने जैगुआर को खरीद लिया। तो बेटा ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है या ब्राउन फील्ड? क्यों ब्राउन फील्ड है? क्योंकि टाटा ने जब जैगुआर को क्या किया होगा? एक्वायर किया होगा, तो जैगुआर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा ने क्या कर लिया होगा? यूज कर लिया होगा। इसका मतलब टाटा ने अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना के जैगुआर को ही क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। तो जैगुआर का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लिया टाटा ने। कैसे? उसने पूरा जैगुआर को खरीद लिया। तो ये भी कैसा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा बेटा? इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना बेटा, ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के अंदर एफडीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट पे एमसीक्यू गिवन है। अब एफडीआई के अंदर नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डाल लो। आज का टॉपिक बता देता हूं। आज का टॉपिक है प्योर थ्योरी, लेकिन पॉइंट्स इतने सारे हैं कि जितने पॉइंट्स याद हो जाए उतना याद कर लेना। और तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है, रीडिंग करने से बेटर है नोटिंग कर लो, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स तभी याद होंगे जब ये रीडिंग से बेटर है नोटिंग कर लोगे। क्योंकि अब जो आगे के टॉपिक्स हैं इनके अंदर सब पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बाकी चॉइस आपकी है। हेडिंग डाल लो, रीजंस फॉर एफडीआई। और जो भी आप लोग प्लीज लेट आ रहे हो, या तो लेट आना छोड़ दो, या वापस बोल रहा हूं, या एब्सेंट होना छोड़ दो। अगर आप एब्सेंट हो रहे हो तो एक बात, जो कल का लेक्चर था, कल के लेक्चर में कुछ स्टूडेंट एब्सेंट थे। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, कल का लेक्चर तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया? जो जो एब्सेंट थे,
कल का लेक्चर कंप्लीट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि कल का लेक्चर अपलोड होगा आज, जैसे आप लोग बता रहे हो मुझे। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, जब तुमने कल का लेक्चर ही अटेंड नहीं किया होगा तो आज के लेक्चर में प्योर लिंकेज आएगा किसका? पहले वाले लेक्चर का। अब प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा, तुम लोग ऑल्टरनेट डेज में भी ऑल्टरनेट डेज आ रहे हो। तुम्हारे वजह से रेगुलर मैंने लेक्चर रखवाया था आज, क्योंकि मैं मेरठ में था किसी वजह से। तो मैंने कहा कि मैं मेरठ में हूं तो स्टार्टिंग का एक आध लेक्चर मैं ले लेता हूं। अब तुम लोग खुद ही पता नहीं क्या करना चाहते हो, मुझे नहीं पता। तुम लोगों की अब एक्चुअली में जो है ना एनर्जी लेवल वो ड्रेन होता जा रहा है, और यही वो क्रूशल टाइम है जिसमें एनर्जी लेवल को ड्रेन ना करके थोड़ा सा मोटिवेट रहना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट है, अगर हेडिंग डाल लो रीजंस फॉर एफडीआई। अब सुन लो बेटा, बहुत सारे रीजंस गिवन है तुम्हारे मॉड्यूल में। सर बहुत सारे रीजंस का मतलब स्टेटमेंट की फॉर्म में मल्टीपल रीजंस दे रखे हैं एफडीआई के। वापस बोल रहा हूं, स्टेटमेंट की फॉर्म में मल्टीपल रीजंस गिवन है एफडीआई के। अब सर इतने सारे स्टेटमेंट कैसे याद होंगे? मैं वापस बोल रहा हूं, जितने भी स्टेटमेंट मैं तुम्हारे को यहां पे लेक्चर में कर रहा हूं उतने स्टेटमेंट याद कर जाओ, क्योंकि उसी से रिलेटेड एमसीक्यू गिवन है तुम्हारे मॉक पेपर में, उन्हीं स्टेटमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू गिवन है तुम्हारे स्टडी मॉड्यूल में। तो बेटा बहुत सारे रीजंस दे रखे हैं एफडीआई के। सर इतने सारे रीजंस याद कैसे होंगे? बेटा पॉइंट इज दैट आप कॉन्सेप्ट पे यहां पे फोकस करना। दो दो तीन तीन करके मैं रीजंस आपको समझा रहा हूं, अपडेट करवा रहा हूं। जितने रीजंस याद हो जाएं उतने रीजंस याद कर लेना, क्योंकि तुम्हें वहां पे रीजन लिखने नहीं है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो पॉइंट इज दैट रीजंस फॉर एफडीआई। सर रीजंस फॉर एफडीआई का मतलब है, मुझे एक बस इतना बता दो, मेरी एक कंपनी है इंडिया में, अगर मेरी कंपनी इंडियन कंपनी है, मैं फॉरेन कंपनी की दैट इज फॉरेन कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, तो इसको एफडीआई बोलेंगे, हाँ या ना? अगर मैं कितने शेयर्स खरीदता हूं? मोर देन 10%। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं एफडीआई क्यों करूंगा? पॉइंट इज दैट मैं फॉरेन में इन्वेस्ट क्यों करूंगा? इसके पीछे क्या बताए गए हैं कुछ रीजंस। तो पहला रीजन इन्होंने यह बताया गया है कि मुझे क्या दिख रही है, मुझे एक लार्ज मार्केट दिख रही है, जिसको मैं क्या करना चाहता हूं? कहीं ना कहीं मुझे एक लार्ज मार्केट दिख रही है, जिस मार्केट को मैं क्या करना चाहता हूं? कैप्चर करना चाहता हूं। पॉइंट इज दैट अगर मैं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब इसको बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताइए, मैं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे लार्ज मार्केट क्या करनी है? कैप्चर। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वापस सुन लो, मुझे एक बहुत लार्ज मार्केट कैप्चर करनी है। लार्ज मार्केट का मतलब अभी तक मैं सिर्फ बिजनेस करता था कहां पे? इंडिया में। अब मुझे बेटा अपने बिजनेस को दूसरी कंट्रीज में भी पहुंचाना है, और दूसरी कंट्रीज की मार्केट को भी मुझे क्या करना है? कैप्चर। तो बेटा मुझे एक बात सोच के बताओ, जब मैं दूसरी कंट्रीज की मार्केट को कैप्चर करूंगा तो बेटा मुझे दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यस या नो? तो जब मैं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करूंगा तो वो क्या कहलाएगा? एफडीआई। तो पॉइंट इज दैट मुझे लार्ज मार्केट को क्या करना है? कैप्चर। तो लार्ज मार्केट को कैसे कैप्चर करेंगे? थ्रू एफडीआई। पहला रीजन। अब दूसरा रीजन इसी से लिंक है। मेरे को क्या दिख रहा है? मैं लार्ज मार्केट को दैट इज मैं दूसरी कंट्रीज की मार्केट को कैप्चर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रही है दूसरी कंट्रीज की मार्केट में अपॉर्चुनिटी। सर कैसी अपॉर्चुनिटी? ज्यादा किस चीज की अपॉर्चुनिटी दिख रही है? प्रॉफिट की। सोच के देखो, मैं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दूसरी कंट्री में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा क्या मिलेगा? अपनी कंट्री के कंपैरेटिवली प्रॉफिट। तभी तो बेटा मैं दूसरी कंट्री में क्या कर रहा हूं? इन्वेस्ट कर रहा हूं। तीसरा रीजन इसी से निकल रहा है। तीसरा रीजन क्या निकल रहा है? मुझे दिख रहा है मुझे ज्यादा क्या मिलेगा दूसरी कंट्री से? क्या मिलेगा मुझे दूसरी कंट्री से? ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे ज्यादा क्या मिल रहा है? दूसरी कंट्री में रिटर्न मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट में। तो मैं दूसरी कंट्री में क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा। तो बेटा वापस सुन लो, पहले तीन रीजन। मुझे लार्ज मार्केट क्या करनी है? कैप्चर करनी है। जब मैं लार्ज मार्केट कैप्चर करूंगा तो मुझे ज्यादा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ज्यादा क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले तीन रीजन बिल्कुल सिंपल, और लिंकेज में याद करोगे तो समझ आएगा।
तो पहले 3 रीजन इन्होंने किससे रिलेटेड बात करी है? प्रॉफिट से रिलेटेड बात करी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करी है, और ये दोनों चीज तब हमारे को पॉसिबल है जब हम लार्ज मार्केट को क्या करेंगे? कैप्चर। अगले 2 रीजन सुनो, अगले 2 रीजन मुझे दिख रहा है, सुन लो, मुझे ये दिख रहा है, मेरी एक कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, ध्यान से समझना, मेरी एक कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, मुझे दिख रहा है एक फॉरेन की कंपनी है, दैट फॉरेन कंपनी इज वॉलमार्ट, फॉर एग्जांपल लिया मैंने, एक दूसरी कंट्री की कंपनी वॉलमार्ट, ये फ्यूचर में मेरा टफ क्या बन सकता है? कॉम्पिटिटर हो सकता है ना? मुझे बताओ बेटा, वॉलमार्ट फ्यूचर में मेरी कंपनी का टफ कॉम्पिटिटर बन सकता है, यस या नो? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं वॉलमार्ट के साथ क्या कर लूं? मर्जर कर लूं। क्यों ना मैं वॉलमार्ट को क्या कर लूं? एक्वायर कर लूं, जिससे मैं अपना फ्यूचर का कंपटीशन ही खत्म कर दूं। थॉट लगाओ, थॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। मुझे दिख रहा है एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर में मेरा क्या बन सकती है? टफ कॉम्पिटिटर। तो बेटर यह है कि फ्यूचर में वो मेरा टफ कॉम्पिटिटर ना बने, तो बेटर यह है उस कंपनी के साथ क्या कर लूं? मर्जर। उस कंपनी को मैं क्या कर लूं? एक्वायर, जिससे मैं अपने कंपटीशन को ही फ्यूचर में खत्म कर दूं। समझो इस चीज को, बहुत सारी कंपनीज यही करती हैं। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर मुझे दिख रहा है मेरी फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, इंडियन बेस्ड कंपनी, मुझे दिख रहा है एक फॉरेन की कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है जो फ्यूचर में मुझे टफ क्या दे सकती है? कंपटीशन। तो बेटर यह है कि फ्यूचर में उसको कंपटीशन, दैट इज फ्यूचर में मैं उसको कंपटीशन में हरा नहीं पाऊंगा, तो बेटर यह उसके साथ क्या कर लूं? मर्जर। अब जब मैं उस कंपनी के साथ मर्जर करूंगा तो मैं अपने कंपटीशन को क्या कर दूंगा? खत्म। तो नेक्स्ट पॉइंट, किससे रिलेटेड बात करी है इन्होंने? किससे रिलेटेड बात करी है? कंपटीशन से रिलेटेड। तो कंपटीशन का सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसी कंपनी जो फ्यूचर में मेरा टफ क्या बन सकती है? कॉम्पिटिटर। तो उस टफ कॉम्पिटिटर को मैं पहले से ही खत्म कर दूं। कैसे खत्म कर दूं? उसके साथ क्या कर लूं? मर्जर कर लूं, या उस कंपनी को ही क्या कर लूं? एक्वायर। एक्वायर मतलब यहां पे पूरी कंपनी एक्वायर नहीं, मैंने उस कंपनी के शेयर्स क्या कर लिए? एक्वायर कर लिए, जिससे मुझे उस कंपनी का क्या मिल गया? कंट्रोल मिल गया। उस कंपनी का मेरे पास क्या आ गया? ओनरशिप आ गया। तो समझो इस चीज को। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट किससे रिलेटेड है? कंपटीशन और कस्टमर। सर क्या मतलब हुआ? अगला पॉइंट है कस्टमर से रिलेटेड। अब यहां पे कस्टमर से रिलेटेड अगला पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? देखो, जिसको ये क्या बोल रहे हैं? इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ इकोनॉमीज। सर क्या मतलब हुआ इसका? एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या है? डिपेंड है। सर क्या मतलब? देखो इसका मतलब क्या है, मुझे ये बताओ, इंडिया और यूएस, 2 कंट्री ले रहा हूं यहां पे। इंडिया के बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे, दैट इज इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो यूएस से गुड्स को परचेज करते होंगे, यस या नो? तुम में से भी बहुत सारे हैं जो यूएस की एक कंपनी एप्पल के मोबाइल फोन्स खरीदती है। तो बेटा इंडिया के बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो बेटा यूएस की कंपनी से गुड्स को क्या करते होंगे? परचेज। सिमिलर यूएस में भी तो बहुत सारे ऐसे क्या होंगे? कस्टमर्स होंगे जो इंडियन कंपनी से गुड्स को खरीदते होंगे, यस या नो? ऐसा होगा, हां या ना? और प्रैक्टिकली होता है। तो मुझे बताओ, एक कंट्री के कस्टमर कौन सी कंट्री से गुड्स खरीद रहे? दूसरी कंट्री से। और दूसरी कंट्री के कस्टमर इस कंट्री से गुड्स को खरीद रहे हैं। इसका मतलब दोनों कंट्री की इकोनॉमी एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। तो बेटर यह है यूएस की इस कंपनी, दैट इज यूएस की कंपनी लिख रहा हूं एप्पल सोचेगा जब मेरे गुड्स को इंडिया के कस्टमर खरीद रहे हैं, तो बेटर यह है एप्पल अपनी ब्रांच इंडिया में क्या कर ले? ओपन कर ले। और इंडिया को लगेगा जब इंडिया के कोई भी गुड्स कौन खरीद रहा है? यूएस के कस्टमर। तो इंडिया की कंपनी को लगेगा क्यों ना यूएस में अपनी क्या ओपन कर ले? ब्रांच। अब मुझे सोच के बताओ, इंडिया यूएस की एप्पल कंपनी जब इंडिया में ब्रांच ओपन करेगी तो इसको एफडीआई बोलेंगे, यस या नो? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म? तो बेटा एप्पल जब इंडिया में अपना क्या ओपन कर रहा है? ब्रांच ओपन कर रहा है, तो ये एक मोड ऑफ एफडीआई हुआ, यस या नो?
और सिमिलर इंडिया भी क्या कर रहा है, यूएस में अपनी ब्रांच ओपन कर रहा है, तो ये भी एक मोड ऑफ एफडीआई हुआ। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ इकोनॉमीज। अब वापस बोल रहा हूं, पहले 5 पॉइंट, इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन पहले 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या बोला, मुझे क्या कैप्चर करना है, लार्ज मार्केट कैप्चर करनी है, तो मैं दूसरी कंट्री में क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। अब लार्ज मार्केट में कैप्चर क्यों कर रहा हूं, 2 पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। मुझे क्या दिख रही है, बेटर अपॉर्चुनिटी, किस चीज की, प्रॉफिट की। मुझे बेटर क्या मिलेगा वहां से, बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले 3 पॉइंट बिल्कुल सिंपल। अगले 2 पॉइंट कस्टमर से रिलेटेड है और एज वेल एज कॉम्पिटिटर। मुझे क्या दिख रहा है, फ्यूचर में एक कंपनी है जो फॉरेन की कंपनी है, मेरा क्या बन सकती है, टफ कॉम्पिटिटर बन सकती है। तो बेहतर यह है उस कंपनी से क्या कर लूं, मर्जर कर लूं, जिससे मैं फ्यूचर में अपने कंपटीशन को ही क्या कर दूं, खत्म। इसके बाद अगला पॉइंट है कस्टमर से रिलेटेड। इंडिया के बहुत सारे कस्टमर है जो कौन सी कंपनी के गुड्स खरीदते हैं, दूसरी कंट्री की कंपनी के, और दूसरी कंट्री के कस्टमर है जो इंडिया की कंपनी के गुड्स खरीदते हैं। इसका मतलब दोनों कंट्री की इकोनॉमी एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। तो बेहतर यह है कि यूएस की कंपनी कहेगी कि मैं यूएस से गुड्स को इंडिया भेज रहा हूं, इससे बढ़िया है क्या करूं, इंडिया में ही अपना क्या ओपन कर लूं बेटा, ब्रांच। और इंडिया की कंपनी सोचेगी मैं यूएस में ही अपना क्या ओपन कर लूं, ब्रांच। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इकोनॉमीज। पहले 5 पॉइंट क्लियर है। अब वापस बोल रहा हूं, रटने की जरूरत नहीं है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। ये जितने भी तुम्हारे को मैं टॉपिक अब बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लाइन में लिखे हुए। प्रॉब्लम क्या है, इतने सारे स्टेटमेंट हो जाते हैं कि मिक्सिंग होती है। तो थॉट सबसे बढ़िया है, पहले 3, अगले 2, फिर अगले 2, अगले 2, अगले 2। इस तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएंगे, अदरवाइज ये पॉइंट्स याद नहीं होंगे। और सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू आता है, तुम्हारे मॉड्यूल में गिवन है। सर कौन से पे एमसीक्यू गिवन है, जब पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे को मैं एमसीक्यू भी बता दूंगा। अब 1 मिनट, पहले 5 पॉइंट लिख लो, उसके बाद अगले पॉइंट समझाऊंगा। तो हेडिंग डाल लो रीजंस फॉर एफडीआई, और इन्हीं सीक्वेंस में अगर तुम लोग रीजंस को लिखोगे तो याद हो जाएंगे। रीजंस फॉर एफडीआई में फर्स्ट लिखो डिजायर टू कैप्चर large and rapidly growing emerging market, desire to capture large and rapidly growing emerging market। इसका मतलब मुझे एक लार्ज मार्केट क्या दिख रही है, एक बहुत ग्रोइंग मार्केट मुझे दिख रही है, जिसको मैं क्या करना चाहता हूं, कैप्चर। तो याद रखने के लिए यहां अंडरलाइन कर लो, कैप्चर लार्ज मार्केट। याद रखने के लिए अंडरलाइन कर लो कि मुझे एक लार्ज मार्केट कैप्चर करनी है। तो बेटा जब मुझे लार्ज मार्केट कैप्चर करनी है तो मुझे दूसरी कंट्री में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा क्या दिख रही है, अपॉर्चुनिटी, किस चीज की, प्रॉफिट की। तो सेकंड पॉइंट लिखो, अपॉर्चुनिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स, अपॉर्चुनिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स, अपॉर्चुनिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स अवेलेबल इन अदर कंट्रीज। देख लो, अदर कंट्रीज का मतलब जिन कंट्रीज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे बेहतर वहां दिख रही है अपॉर्चुनिटी, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की। तो बोल रहा है बेटा अपॉर्चुनिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स अवेलेबल इन अदर कंट्रीज। अब मुझे बताओ, मैंने प्रॉफिट के साथ साथ एक चीज और बताई, मैं दूसरी कंट्री में क्या कर रहा हूं, इन्वेस्ट। मुझे यह लग रहा है कि दूसरी कंट्री में मुझे ज्यादा क्या मिलेगा, रिटर्न मेरे इन्वेस्टमेंट में, एज कंपेयर टू माई होम कंट्री। इसलिए बेटा मैं दूसरी कंट्री में क्या कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो लिखो थर्ड पॉइंट, यहां अंडरलाइन कर लो प्रॉफिट वर्ड को याद रखने के लिए, प्रॉफिट वर्ड को याद रखने के लिए अंडरलाइन कर लो। थर्ड लिखो एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर रेट ऑफ रिटर्न
मैं ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट पे, तो ये बोल रहा है बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट then what is possible in home country, then what is possible in home country, what is the meaning of home country? अगर मैं इंडिया में इन्वेस्ट करता तो मुझे ज्यादा क्या नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मुझे ज्यादा रिटर्न कहां से मिल रहा है, फॉरेन में इन्वेस्ट करने पे, तो मैं फॉरेन में क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो ये बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देन व्हाट इज पॉसिबल इन होम कंट्री। अंडरलाइन कर लो, हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगले 2 पॉइंट किससे रिलेटेड है, मैं क्या खत्म करना चाहता हूं, कंपटीशन। तो फ्यूचर में मुझे लगता है कंपनी मेरा क्या बन सकती है, कॉम्पिटिटर बन सकती है फॉरेन की कंपनी। तो बेटर ये है उसको पहले से उसके साथ क्या कर लूं, मर्जर कर लूं, या उसके शेयर क्या कर लूं, एक्वायर कर लूं, जिससे मेरे पास उस कंपनी का क्या आ जाए, कंट्रोल आ जाए। तो लिखो नेक्स्ट लिखो प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब खरीदना, प्रोक्योर अ प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म, प्रोक्योर अ प्रॉमिसिंग मतलब मुझे लगता है कि ये जो फॉरेन की कंपनी है ये फ्यूचर में मेरा क्या बन सकती है, टफ कॉम्पिटिटर। तो बोल रहे हैं प्रोक्योर अ प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म टू अवॉइड, लाइन समझ आ जाएगी, टू अवॉइड फ्यूचर कॉम्पिटिशन, टू अवॉइड फ्यूचर कॉम्पिटिशन। मैं फ्यूचर के कॉम्पिटिशन को क्या करना चाहता हूं बेटा, अवॉइड। तो बेहतर यह है उस कंपनी को मैं पहले से क्या कर लूं, प्रोक्योर मतलब क्या कर लूं, कंपनी को खरीद लूं। खरीदने को क्या बोलते हैं, एक्वायर। या खरीद नहीं रहा तो उस कंपनी के साथ क्या कर लूं, मर्जर। अंडरलाइन कर लो यहां पे फ्यूचर कॉम्पिटिशन, अवॉइड फ्यूचर कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या है, डिपेंड है। जैसे इसका एग्जांपल मैंने बताया, इंडिया में बहुत सारे ऐसे बायर्स होंगे जो कहां से गुड्स खरीद रहे होंगे, यूएस से, और यूएस के बहुत सारे ऐसे बायर्स होंगे जो कहां से गुड्स खरीद रहे होंगे, कहां से खरीद रहे होंगे, इंडिया। इसका मतलब इंडिया की उस कंपनी को लगेगा बेहतर यह है कि इंडिया से गुड्स वहां भेजने से बेटर है उस कंट्री में अपनी क्या ओपन कर लें, ब्रांच। और यूएस की कंपनी को लगेगा इंडिया में गुड्स भेजने से बेटर है इंडिया में ही अपनी क्या ओपन कर लें, ब्रांच। इसको क्या बोलते हैं, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी। तो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ नेशनल इकोनॉमीज, इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ नेशनल इकोनॉमीज। अंडरलाइन कर लो इंटरडिपेंडेंसी वर्ड को। अब याद कराने का तरीका बिल्कुल सिंपल। पहला मुझे बताओ, पहला रीजन क्या है, मुझे क्या कैप्चर करनी है, लार्ज मार्केट। क्यों कैप्चर करनी है, 2 पॉइंट सिंपल है। मुझे बेहतर क्या दिख रही है, अपॉर्चुनिटी किस चीज की, प्रॉफिट की। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ज्यादा मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगले 2 पॉइंट्स, कंपटीशन, कस्टमर। मुझे क्या दिख रहा है कि फ्यूचर में एक ऐसी कंपनी है जो मेरा क्या बन सकती है, कॉम्पिटिटर। तो उसको पहले से क्या कर दूं, फ्यूचर कंपटीशन को अवॉइड। और नेक्स्ट, एक कंट्री की इकोनॉमी दूसरी कंट्री की इकोनॉमी पे क्या है, डिपेंड। इसका एग्जांपल बताया है, इंडिया के बहुत सारे ऐसे बायर्स होंगे जो कहां पे होंगे, यूएस। और यूएस में ऐसे बहुत सारे बायर्स होंगे जो कहां के प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, इंडिया। तो दोनों कंपनी को लगेगा क्यों ना अपनी अपनी ब्रांच कहां ओपन कर लें, दूसरी कंट्री में। क्लियर है। अब अगला पॉइंट सुन लो। एक और रीजन होता है बेटा, बिल्कुल सिंपल रीजन लिखा है, ध्यान से सुनना। मुझे बस इतना बताओ, मैंने तुम्हारे को कल एग्जांपल दिया था हुंडई का। हुंडई कहां की कंपनी थी, तुमने बताया था साउथ कोरिया। अब मुझे बस इतना बताओ, हुंडई ने साउथ कोरिया के साथ साथ अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे लगाया, इंडिया में लगाया ना। खाली इंडिया में लगाया होगा या और कंट्री भी होंगी, और भी कंट्री होंगी, यस या नो। इसकी होम कंट्री क्या थी, बस इतना बताओ,
साउथ कोरिया, और इंडिया इसके लिए क्या कहलाएगी? होस्ट कंट्री। अब मुझे बताओ, हुंडई ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, अपना क्या ओपन कर लिया इंडिया के अंदर? अपना क्या लगाया? खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसका मतलब कैसा इन्वेस्टमेंट है? ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड? ग्रीनफील्ड है ना। अब मुझे बताओ, हुंडई ने इंडिया के अंदर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट किया, जिसको एफडीआई का एक तरीका बोलते हैं। क्यों किया हुंडई ने ये काम? अब पहले स्टार्टिंग के पॉइंट्स को भूल जाओ। हुंडई अपना क्या बढ़ाना चाहता है? प्रोडक्शन। मुझे बताओ, जब दूसरी कंट्री के अंदर क्या लगा रहा है वो, तो बेटा जितनी ज्यादा कंट्री में वो मैन्युफैक्चरिंग लगाएगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मुझे अपना क्या इंक्रीज करना है? प्रोडक्शन। तो बेटा मैं अपने प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करूंगा? जब मैं अपनी कंपनी को कहां लेके जाऊंगा? इंटरनेशनल लेवल पे। समझो पॉइंट को। मुझे अपना क्या बढ़ाना है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाऊंगा? अभी तक मैं कहां पे प्रोड्यूस कर रहा था कार? साउथ कोरिया। अब मैंने अपना प्रोडक्शन और बढ़ाना है, तो दूसरी कंट्री में क्या लगाऊंगा? मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब दूसरी कंट्री में कैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा? ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो पॉइंट समझो क्या बोल रहा है? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सोच के देखो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो इंडिया कंपनी क्या करेगी? इंडिया में, एक मिनट, इंडिया के अंदर जितना मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं उतना प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन मुझे अपना प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाना है, तो कहां बेचूं? कहां बेचूं? फॉरेन में। और फॉरेन में बेच नहीं रहा, फॉरेन में जाके क्या लगा रहा हूं? मैन्युफैक्चरिंग, जिससे मेरा प्रोडक्शन और ज्यादा क्या हो? इंक्रीज। इसको क्या बोलते हैं? अपने प्रोडक्शन को कौन से लेवल पे लेके गया? इंटरनेशनल लेवल। अब एक चीज मैंने तुम्हें समझाई थी, तुम्हें याद है या नहीं है? कुछ स्टूडेंट को याद होगी, कुछ को नहीं होगी। मैंने तुम्हारे को एक चीज बताई थी, न्यू ट्रेड थ्योरी पढ़ाई थी। न्यू ट्रेड थ्योरी के अंदर तुम्हारे को मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या मतलब था? याद हो तो? बस प्रोडक्शन बढ़ाना। वेरी गुड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो बेटा लिंकेज में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे यूनिट को मैंने इधर उधर आगे पीछे करके नहीं पढ़ाया तुम्हारे को मैंने। कोई है ना, कहीं ना कहीं लिंकेज होगा, तभी तो बेटा मैं यूनिट को ये वाले पहले पढ़ा रहा हूं। अब मुझे बताओ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या बताया था? लार्ज क्या करना? लार्ज प्रोडक्शन करना, लेकिन नहीं खाली लार्ज प्रोडक्शन नहीं था। यस, लार्ज प्रोडक्शन। जितना ज्यादा क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना मेरा पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तुम्हारे को मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, नहीं याद तो सुन लो। मुझे पता था आधों को याद होगा, आधों को नहीं। तुम एक स्वीट शॉप पे जाते हो, ठीक है, तुम उसको बोलते हैं मुझे 1 kg स्वीट चाहिए, तुम्हें बोलता है वो 500 रुपए की 1 kg है। इसका मतलब 1 किलो कितने की मिल रही है? 500। सेम स्वीट शॉप पे जाके बोलो मुझे चाहिए 50 kg, क्या वो 500 रुपए देगा? क्या कर देगा? कम कर देगा। इसका मतलब उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है? प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, और यहां से पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है? कम। अब मुझे बताओ, मैं अपने प्रोडक्शन को क्या कर रहा हूं? बढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं? बेटा एक और रीजन है, अचीव क्या करना चाहता हूं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जगह क्या लिख दिया? ऑपरेशंस। समझो इस चीज को, दोनों पॉइंट लिंक है। मैं अपना क्या इंक्रीज कर रहा हूं? प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, जिससे बेटा मैं क्या अचीव कर जाऊंगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज नॉट द डायरेक्ट रीजन ऑफ एफडीआई, बट इट इज एन इनडायरेक्ट रीजन जो इस पॉइंट से निकल के आ रहा है। समझो इस चीज को, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब जैसे जैसे आपका क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन। तुम्हारा जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, तुम अपनी पर यूनिट कॉस्ट को अगर कम भी कर दोगे तब भी लॉस नहीं होगा। किस में जाओगे? प्रॉफिट में जाओगे। तो मुझे एक सोच के बताओ, तुम एक स्वीट शॉप पे गए, कितने किलो स्वीट मांगी? 1 किलो। उसने क्या प्राइस बोले? तुमने सिमिलर उसी स्वीट शॉप को बोला मुझे 50 kg चाहिए, तो उसका क्या बढ़ गया? यहां से यहां प्रोडक्शन बढ़ा, तो तुमने उसको बोला अब प्राइस बता। उसने तुम्हें प्राइस कितने बता दिए? 450 फॉर एग्जाम्पल। उसको लॉस हुआ, तब भी वो किस में है? प्रॉफिट। एक बात सोच के देखो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लिया,
उसके बावजूद भी वो प्रॉफिट में प्राइस कम करने के। इसका मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन से तुम क्या अचीव कर सकते हो? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। याद रखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? लार्ज प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से पर यूनिट जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या कर सकते हो? तुम कम कर सकते हो, तब भी तुम्हें क्या नहीं होगा? लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में रहोगे। तो अगले 2 पॉइंट बिल्कुल सिंपल हैं जो किससे रिलेटेड इन्होंने बात करी है। अपने प्रोडक्शन को तुम्हें किस लेवल पे लेके जाना है? इंटरनेशनल। जब तुम प्रोडक्शन को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाओगे तो क्या अचीव कर जाओगे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसको इन्होंने इकोनॉमीज ऑफ क्या बोल दिया? ऑपरेशन। अगला पॉइंट भी यही समझा रहा हूं, तीनों के एक साथ अपडेट करूंगा। अगला पॉइंट है एफडीआई का एक रीजन और होता है जिसको बोलते हैं बेटा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। एक और रीजन होता है एफडीआई का जिसको बोलते हैं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। सर क्या मतलब? कंपनी क्या करती है? कंपनी एफडीआई क्यों करती है? क्योंकि हमें अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है। एग्जांपल, मेरी कंपनी कहां पे है? इंडिया। मैंने इंडिया के साथ साथ यूएस में भी क्या कर रखा है? इन्वेस्टमेंट। मैंने यूएस के साथ साथ कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है? यूके। क्या ये एफडीआई है? अरे भाई मैंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, यस या नो? मेरी होम कंट्री क्या है और होस्ट कंट्री क्या होगी? यूएस और यूके। अब देखो, यूएस की इकोनॉमी डाउन है, यूएस की इकोनॉमी डाउन है, इंडिया की इकोनॉमी डाउन है, तब भी मुझे प्रॉफिट है क्योंकि यूके की इकोनॉमी डाउन नहीं है। मैंने अपने रिस्क को क्या कर दिया? डाइवर्सिफाई। सोचो, एक बात प्रैक्टिकली मुझे सोच के बताओ, मैं रिस्क को क्या करना चाहता हूं? रिड्यूस। तो मैं रिस्क को कैसे रिड्यूस करूंगा? मैंने दूसरी कंट्री में भी इन्वेस्ट कर रखा है। अगर एक कंट्री की इकोनॉमी डाउन है तो यहां से मुझे लॉस हो रहा है, दूसरी कंट्री की इकोनॉमी डाउन है, यहां से मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन यहां से मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। जिस प्रॉफिट से मैं इन दोनों कंट्री के लॉस को क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? रिकवर कर सकता हूं, जिसको ये क्या बोल रहे हैं? रिस्क डाइवर्सिफाई। समझो इस चीज को। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे रिस्क को क्या करना है? रिड्यूस। रिस्क कैसे रिड्यूस होगा? जब मैं मल्टीपल कंट्रीज में क्या करूंगा? इन्वेस्ट। अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी डाउन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस कंट्री से मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन उस लॉस को मैं दूसरी कंट्री से क्या कर पा रहा हूं? रिकवर कर पा रहा हूं, और इसको क्या बोलते हैं? रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। मुझे बताओ, रिलायंस का खाली इंडिया के अंदर ही बिजनेस है? रिलायंस टेलीकॉम तुम्हें लगता है प्रॉफिट में होगा? फ्री में बांटे थे उसने। रिलायंस ने स्टार्टिंग में फ्री में कनेक्शन बांटे थे, हां या ना? अब मुझे बताओ, तुम तो कहोगे कि रिलायंस ने फ्री में बांट दिया तो रिलायंस को लॉस है। बेटा रिलायंस को टेलीकॉम से लॉस हो रहा था, बाकी यूनिट से क्या हो रहा था? प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को वो इस लॉस, दैट इज उस प्रॉफिट से इस लॉस को क्या कर पा रहा था? रिकवर। यहां पे वही थॉट लगाओ, मैंने दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट किया, मुझे लगा कि मेरी कंट्री की क्या डाउन हो गई? इकोनॉमी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी कंट्री की इकोनॉमी तो क्या चल रही है? अच्छी। वहां से जो मुझे प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से मैं अपने लॉस को क्या कर जाऊंगा? रिकवर। इसको क्या बोलते हैं? रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। तो अगले 3 पॉइंट मैंने क्या बताया? पहला, लार्ज स्केल क्या करना है? प्रोडक्शन, जिससे मैं क्या अचीव कर सकता हूं? इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशन। और एक और रीजन है बिल्कुल अलग से, रिस्क को मुझे क्या करना है? डाइवर्सिफाई। तो टोटल कितने रीजन हुआ अभी तक? 8। वापस से रिकॉल करना जरा। पहला, बिना देखे करोगे तो याद होगा, लार्ज मार्केट को कैप्चर करना है। मुझे क्या दिख रही है? अपॉर्चुनिटी दिख रही है प्रॉफिट की। मेरे को बेहतर क्या मिल सकता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगले 2 पॉइंट, एक मिनट, मैं फ्यूचर कंपटीशन को क्या कर सकता हूं? अवॉइड करना चाहता हूं, तो मैं एफडीआई कर रहा हूं। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अगले 3 रीजन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन to achieve economies of operation, and last one is risk diversification. ऐसे ही याद होंगे, अदरवाइज ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, देख लो अपना मॉड्यूल ओपन करके, लिखो 5th वन। हाँ 6th लिख लो, कोई बात नहीं, पॉइंट नंबर याद है, अंदर का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर को छोड़ दो। अंग्रेज लिखो, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब मुझे लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब मैं अपने प्रोडक्शन को कौन से लेवल पे लेके जाऊं? इंटरनेशनल लेवल पे। दैट इज नोन एज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन।
अब मुझे बताओ, जब मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन करूंगा, इससे मैं क्या अचीव कर लूंगा? इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशंस। जैसे दैट इज स्वीट शॉप को दिमाग में रखना, 1 किलो स्वीट कितने की मिल रही है? 500 की, और 50 किलो, तो इसका मतलब उसका क्या बढ़ रहा है? प्रोडक्शन, जिससे पर यूनिट कॉस्ट क्या कर रहा है? कम। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशन। अब सुन लो, यहां अचीव की जगह वर्ड लिखकर रीप, तो तुम लिखोगे रीप, नेक्स्ट पॉइंट रीप इकोनॉमीज ऑफ, अचीव की जगह वर्ड लिखकर रीप, रीप इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस, रीप इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस। नेक्स्ट पॉइंट, मैं दूसरी कंट्री में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि मुझे बेटा किस चीज को डाइवर्सिफाई करना है? रिस्क को। तो नेक्स्ट लिख लो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन इज येट अनदर रीजन, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन इज येट अनदर रीजन ऑफ एफडीआई। अब अगले 2 पॉइंट सुन लो। सर कितने पॉइंट है? पॉइंट बहुत सारे हैं, बार बार बोल रहा हूं। अगले 2 पॉइंट सुन लो। कई बार हमें क्या लगता है, हमारी सोच है, ये सोच पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से कंपनी एफडीआई करती है। कई बार फॉर एग्जांपल एक इंडिया की कंपनी है, अब सुन लो, इंडिया की कंपनी को लगता है कि हमसे ज्यादा मैनेजमेंट स्किल्स, जिसको यहां क्या लिख रहा हूं? मैनेजरियल स्किल्स। इसका मतलब बेटा हमारी इंडिया के अंदर कंपनी है, आपको लगता है दैट इज यू आर दी ओनर, आपको लगता है कि आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज जो हैं, एम्प्लॉइज उनकी जो स्किल्स हैं वो बहुत कम है, किसके कंपैरेटिवली? फॉरेन की कंपनी के एम्प्लॉइज की। पॉइंट इज दैट ये कई बार लगता है। हमें क्या लगता है? हमारी कंपनी है इंडिया में, हमें लगता है कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज की जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, वो किससे कम है? फॉरेन के कंपनी के एम्प्लॉइज से। तो मुझे बताओ, इस सोच में मैं क्या करूंगा? थॉट लगाना। मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है मेरी कंपनी जो इंडियन बेस्ड कंपनी है, मेरे एम्प्लॉय की जो स्किल्स हैं, जिनको मैं यहां कौन सी स्किल्स बोल रहा हूं? मैनेजरियल स्किल्स, वो किससे कम है? फॉरेन के एम्प्लॉइज से। तो मैं क्या करूंगा? मैं इंडियन बेस्ड कंपनी फॉरेन की कंपनी के साथ या तो क्या करूंगा? मर्जर कर लूंगा, या क्या कर लूंगा? एक्वायर करूंगा। अब मैं मानता हूं मर्जर कर लिया। मर्जर क्यों करते हैं? क्योंकि मैं फॉरेन कंपनी के साथ जब मर्जर करूंगा तो उसके एम्प्लॉइज की स्किल्स को क्या कर जाऊंगा? सीख लूंगा, और सीखने के बाद वो स्किल्स अपने एम्प्लॉइज को क्या कर दूंगा? बता दूंगा। अब सोच के देखो, थॉट है, सिर्फ थॉट। मुझे क्या लग रहा था? मेरे एम्प्लॉइज के अंदर वो स्किल्स नहीं है जो किसके अंदर हैं? फॉरेन की कंपनी के एम्प्लॉइज में। तो मुझे वो स्किल्स अपने एम्प्लॉय तक कैसे पहुंचाऊंगा? क्या करूंगा मैं? फॉरेन की कंपनी के साथ क्या कर लूंगा? मर्जर। जब मैंने फॉरेन की कंपनी के साथ मर्जर किया तो बेटा मैंने उस कंपनी के एम्प्लॉइज की क्या सीखी? स्किल्स, नॉलेज। और नॉलेज कहां डिलीवर कर दी? अपने एम्प्लॉइज को। अब थॉट लगाना, जब मैं फॉरेन की कंपनी के साथ मर्जर कर रहा हूं तो दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ व्हाट? एफडीआई। और क्यों करा ये मैंने? जस्ट अपने एम्प्लॉइज की स्किल्स को क्या करने के लिए? एनहेंस। मुझे लगता है कि मेरे एम्प्लॉइज की स्किल्स क्या हैं? कम है। मेरे एम्प्लॉइज की नॉलेज कम है एज कंपेयर टू फॉरेन की कंपनी के एम्प्लॉइज। तो मैंने उन कंपनीज के अंदर क्या कर लिया? उन कंपनीज के साथ मर्जर। दैट इज अनदर रीजन फॉर एफडीआई। इसके साथ एक रीजन और सुन लो, यहां लिखा है। अब मैं एक बात बताओ, इंडिया के अंदर मेरी कंपनी है, सुन लो जरा ध्यान से। इंडिया के अंदर मेरी कंपनी है जो कैसे गुड्स बनाती है? लेबर एबेंडेंड। अब कोई मुझे बताएगा क्या बताया मतलब था लेबर एबेंडेंड का? इसका मतलब मेरी इंडियन बेस्ड कंपनी है और इंडिया के अंदर जो मेरी कंपनी है वो गुड्स बनाती है, और वो गुड्स बनाती है यूजिंग लेबर। लेबर का मतलब सारे गुड्स बनते हैं हाथों से। अब मुझे बताओ, इंडिया के अंदर जब लेबर एबेंडेंट गुड्स बनेंगे तो लेबर इंडिया के अंदर महंगी मिलेगी, सस्ती? अच्छा, बहुत सही।
इंडिया के अंदर गुड्स बन रहे हैं लेबर के थ्रू, तो इंडिया के अंदर गुड्स महंगी, इंडिया के अंदर लेबर महंगी मिलेगी सस्ती? एक मिनट, मुझे पता है सारे गुड्स जो मेरी कंट्री में बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, यूजिंग लेबर। तो लेबर को भी ये पता है ना, तो लेबर मुझसे वेजेस ज्यादा मांगेगी कम मांगेगी? आप सुन लो, एक ऐसी कंट्री है जो कैसी कंट्री है, लेबर एबेंडेंट। उस कंट्री के अंदर लेबर के जो वेजेस होंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा। अब इस कंट्री की कंपनी को लग रहा है यूएस, दैट इज दूसरी ऐसी कंट्री है जहां पे लेबर के वेजेस क्या हैं, कम है, तो बेहतर यह है यहां पे गुड्स ना बनवा के ये कंट्री की कंपनी इस कंट्री में जाके अपना क्या लगाए, मैन्युफैक्चरिंग लगाए, और मैन्युफैक्चरिंग लगाने के बाद यहां की लेबर को यूज करके गुड्स को बनवाए। सोचो, थॉट लगाओ, दूसरी कंट्री की कंपनी इंडिया में क्यों आती है? यहां पे लेबर सस्ती है महंगी है? सस्ती है। दूसरी कंट्री में लेबर क्या है, महंगी। अब रिवर्स करना जरा, यूएस की कंपनी इंडिया में आके क्यों बनवा रही है गुड्स को? क्योंकि इसको यूएस में अगर वो गुड्स किससे बनवाती है, अपने लेबर से, तो ज्यादा क्या देनी पड़ रहे थे, वेजेस, कम प्रॉफिट हो रहा था। बेहतर यह है कि ये कंपनी कहां आ जाए, इंडिया में। इंडिया में अपना क्या लगा ले, मैन्युफैक्चरिंग, और इंडिया में क्या यूज कर ले, इंडियन लेबर्स, और इंडियन लेबर्स के थ्रू ये गुड्स को क्या कराए, प्रोड्यूस कराए और यूएस में वापस भेजे। तो बेटा एक और रीजन है, कई बार हमें लगता है दूसरी कंट्री में हमारे को क्या अवेलेबल है, चीप लेबर। तो बेहतर यह है अपनी कंट्री में गुड्स ना बना के उस कंट्री में गुड्स को बनवाएं जिस कंट्री में हमें लेबर के वेजेस कम देने पड़ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो दी अनदर रीजन ऑफ एफडीआई। मुझे सोच के बताना, अब रिवर्स करना है, यूएस की कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग कहां लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि इंडिया में उसको सस्ती क्या मिल रही है, लेबर। तो यूएस की कंपनी इंडिया में आ रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लगा रही है अपनी, तो इंडिया के अंदर पैसा आ रहा है। दिस इज ऑल्सो अनदर मोड ऑफ व्हाट, एफडीआई। समझो, दो अलग पॉइंट हैं, बिल्कुल सिंपल। पहला पॉइंट यहां क्या बोला, मेरे एम्प्लॉइज की स्किल्स क्या हैं, कम। मुझे किसके कंपैरेटिवली, फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉइज से। तो मुझे अपने एम्प्लॉइज की स्किल्स को क्या करना है, एनहेंस। तो बेटर यह है कैसे एनहेंस करूं, मैं अपनी कंपनी को फॉरेन की कंपनी के साथ क्या कर लूं, मर्ज कर लूं, उनके एम्प्लॉइज के स्किल्स को सीखूं और अपने एम्प्लॉइज के स्किल्स को एनहेंस करूं। दूसरा, मुझे लगता है कि दूसरी कंट्री में लेबर कैसी मिल रही है, सस्ती। तो बेटा दूसरी कंट्री में अपना क्या लगा लूं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाऊं, वहां पे गुड्स को बनवाऊं सस्ती लेबर को यूज करके। क्लियर है? दो पॉइंट लिखो। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे मॉड्यूल में इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, मुझे तो समझाने हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, some from specific knowledge, some from specific knowledge such as superior management skills, some from specific knowledge such as superior management skills, some from specific knowledge such as superior management skills that gives, लाइन लिखो समझ आएगा, that gives foreign firm a competitive edge, that gives foreign firm a competitive edge। अब सुनना जरा ध्यान से, इस लाइन को इन्होंने कैसे लिखा और मैंने जो तुम्हें समझाया। देखो, इंडिया की कंपनी को लगता है उसके एम्प्लॉइज की स्किल्स क्या है, कम है। किससे? फॉरेन कंपनी के एम्प्लॉइज से। इसका मतलब फॉरेन की कंपनी इंडियन कंपनी से आगे है ना, हां या ना? अब इंडिया अपनी कंपनी को आगे कैसे लेके जाएगी, मर्जर करा किसके साथ, फॉरेन कंपनी के साथ। उससे क्या सीखे, उसके स्किल्स सीखे, उन स्किल्स को सीख के किसको डिलीवर किया, अपने एम्प्लॉइज को। जब उनकी स्किल्स हमारे एम्प्लॉय में भी आ गई तो अब हम उनको भी टक्कर दे सकते हैं, यस या नो। पढ़ना जरा क्या लिखा है, सम फ्रॉम स्पेसिफिक नॉलेज सच एज सुपीरियर मैनेजमेंट स्किल्स दैट गिव्स फॉरेन फर्म अ कॉम्पिटिटिव एज।
इसका मतलब हमने फॉरेन की कंपनी के साथ क्या किया, मर्जर, उनकी स्किल्स सीखी, उनकी स्किल्स सीखने के बाद अपने एम्प्लॉइज की स्किल्स को क्या किया, एनहांस। अब हम उन कंपनीज को भी क्या दे पा रहे हैं, कंपटीशन। समझो लाइन क्या बोल रहा है। इंडिया की कंपनी के एम्प्लॉइज की स्किल्स वीक थी फॉरेन की कंपनी के एम्प्लॉइज से, जिसकी वजह से वो कंपनीज इंडियन कंपनी से आगे थी। तो बेटा इंडिया की कंपनी ने क्या किया, पहले तो उन कंपनीज के साथ क्या किया, मर्जर। उनकी क्या सीखी, मैनेजरल स्किल्स। उनकी स्किल्स सीखने के बाद अपने एम्प्लॉइज की स्किल्स को क्या किया, एनहेंस। अब सोचो जब हमारे एम्प्लॉइज की स्किल्स एनहेंस हो गई, ठीक है, तो अब हम इन कंपनीज को भी क्या दे सकते हैं, टफ कंपटीशन। पढ़ लो जरा लाइन, पढ़ लो जरा लाइन। टेक्निकल लिखी है लेकिन लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, कॉम्पिटिटिव एज। इसका मतलब मैंने अब फॉरेन की कंपनीज को भी मैं क्या दे सकता हूं, टफ कंपटीशन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, कई जगह हमें लेबर कैसी मिलती है, अरे कैसे मिलती है, चीप मिलती है या एक्सपेंसिव। अरे लेबर कई जगह हमें कैसे मिलती है, चीप। तो बेहतर यह है उस कंट्री में जिसमें लेबर क्या है, चीप, वहां पे अपना क्या लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग लगाओ। वहां की लेबर को क्या करो, यूज करके गुड्स को मैन्युफैक्चर कराओ और वापस अपनी कंट्री में भेज दो। तो जब तुम दूसरी कंट्री में चीप लेबर की वजह से अपना मैन्युफैक्चरिंग लगाओगे तो दूसरी कंट्री में तुम इन्वेस्ट करोगे, यस या नो। और ये शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। हुंडई इंडिया में क्यों आया, थॉट लगाना जरा। साउथ कोरिया में लेबर सस्ती होगी इंडिया में, और इंडिया में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है हुंडई को एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, होम कंट्रीज से ज्यादा। लिखो, सही बोल रहे हो तुम लोग, सही बोल रहा है, सही जा रहा है, अच्छा बिजनेस चलेगा। लिखो, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिवली लो वेजेस, existence of relatively low wages in host country। host country कौन सी हुई, हमारी या दूसरी? देखो क्या बोल रहा है, दूसरी कंट्री में हमें क्या मिल रहा है, रिलेटिवली लो वेजेस। तो ये बोल रहा है existence of relatively low wages in host country, especially, ध्यान से लिखना, especially when production process is, especially when production process is labor intensive, especially when production process is labor intensive। इसका मतलब मैं कैसे गुड्स बनाता हूं, कैसे गुड्स बनाता हूं, लेबर जिसमें ज्यादा यूज होती है। अब मैं कहां पे वो गुड्स को बनवाऊंगा, जहां पे लेबर सस्ती है या जहां पे लेबर महंगी है, जहां सस्ती है। मुझे लग रहा है लेबर सस्ती दूसरी कंट्री में है, तो क्यों ना दूसरी कंट्री में अपना क्या लगा लो, मैन्युफैक्चरिंग, और वहां की लेबर को क्या कर लो, यूज कर लो, वहां पे गुड्स को बनवा के अपनी कंट्री में वापस क्या कर दो, भेज दो। अब मुझे बताओ कितने पॉइंट्स हुए, कितने हुए हैं, 10। पहले 3 बताना जरा, पहले 3 बिना देखे। कैप्चर लार्ज मार्केट, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिट, बेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगले 2, अवॉइड फ्यूचर कंपटीशन। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ नेशनल इकोनॉमी, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन टू अचीव की जगह वर्ड है रीप इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। अगले 2 पॉइंट, कौन सी लेबर यूज करो, चीप लेबर यूज करो। चीप लेबर दूसरी कंट्री में अवेलेबल है तो वहां पे अपना क्या लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद नेक्स्ट, हो गया काम। क्या बताया था मैंने, चीप लेबर से पहले, एक मिनट, तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉइज के स्किल्स क्या थी, कम। तुम्हें किसके कंपैरेटिवली देखना है, फॉरेन। तुम पहले अपने स्किल्स को एनहेंस कैसे करोगे, तुम फॉरेन की कंपनी के साथ क्या कर लो, पहले मर्जर कर लो, वहां से स्किल्स को सीखो, अपने एम्प्लॉइज की स्किल्स को क्या करो, एनहेंस करो, जिससे तुम उस फॉरेन की कंपनी को टफ क्या दे सकते हो, कंपटीशन। क्लियर है? अब अगले 2 पॉइंट जिसमें कंट्रोल वर्ड आएगा, अगले 2 पॉइंट जिसमें कंट्रोल वर्ड आएगा, सुन लो।
मैं क्या करता हूं, कई बार एक दूसरे पे मत देखो, और अगर लगता है तो छोड़ दो टॉपिक, और अगर यही पॉइंट में बोलता ना ये टॉपिक लीव कर जाओ, तो मेरे को मैसेज कर करके मेरा दिमाग खा जाते सब। तो मैं बोल रहा जितने और स्टूडेंट हैं, इसलिए टॉपिक को लीव करना इज नॉट दी पॉइंट। पॉइंट सारे दे रखे हैं, जब मैं तुम्हारे को बता रहा हूं तो तुम लोगों को करने पड़ेंगे। अब सुन लो अगले 2 पॉइंट। कंट्रोल, कंट्रोल वर्ड आएगा। देखो कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है इंडिया में, और इंडिया में मेरी कंपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है। सुनना जरा ध्यान से, इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। मेरी एक कंपनी है इंडिया में, और मेरी कंपनी इंडिया के अंदर गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर। लेकिन मेरी कंपनी के गुड्स जो बन रहे हैं, उन गुड्स के लिए मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे बताना रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराएगा? सप्लायर। सप्लायर क्या प्रोवाइड कराता है? रॉ मटेरियल। मैं कौन हूं? मैं मैन्युफैक्चरर हूं। इसलिए मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, मेरी इंडियन कंपनी है, मैं गुड्स को क्या करता हूं? बनाता हूं। तो बेटा मैं कौन हूं? मैन्युफैक्चरर हूं, मैन्युफैक्चरर। लेकिन मेरे को रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराएगा? सप्लायर। वो सप्लायर जो मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है वो है यूएस में। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरर का काम क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करना? कन्वर्ट। तो बेटा रॉ मटेरियल जो मुझे प्रोवाइड करा रही है कंपनी, वो कहां की कंपनी है? यूएस की। अब ध्यान से सुनना, ये जो यूएस बेस्ड सप्लायर है, ये क्या कर रहा था? बार बार डिले कर रहा था। डिले मतलब जब भी मैं इसको बोलता था मुझे क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, की कहता था ठीक है रॉ मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन 3 महीने लगेंगे। मुझे सोच के बताओ, ये रॉ मटेरियल मुझे 3 महीने बाद भेजेगा, तो 3 महीने तक मेरा मैन्युफैक्चरिंग रुकेगा? हाँ या ना? मुझे क्या होगा? लॉस। दूसरा, ये हर टाइम के बाद अपने क्या इंक्रीज कर देता था? क्या इंक्रीज कर देता था? प्राइस। प्रॉब्लम इज दैट ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल यूएस में ही अवेलेबल था। अब मुझे बताओ, मुझे चाहते ना चाहते हुए भी इस सप्लायर से ही रॉ मटेरियल क्या करना पड़ रहा था? परचेज। क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल था, जिसको यहां लिख रहा हूं मिनरल्स, अभी मैं तुम्हारे को इसका एग्जांपल दूंगा। ऐसे मिनरल्स थे, ऐसे रॉ मटेरियल्स थे जो यूएस में ही अवेलेबल थे, कहीं और अवेलेबल नहीं थे। और उन रॉ मटेरियल को मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे फिनिश गुड्स बनाने के लिए उन रॉ मटेरियल की जरूरत थी। अब मुझे बताओ मैं किस पे डिपेंड हूं? किस पे डिपेंड हूं? यूएस के सप्लायर पे डिपेंड हूं। अब सप्लायर मुझे क्या कर रहा है? बार बार डिले, कि रॉ मटेरियल 4 महीने बाद मिलेगा जी, तो इसकी वजह से मेरा मैन्युफैक्चरिंग रुक रहा है, यस या नो? और सप्लायर हर टाइम के बाद क्या इंक्रीज कर रहा था? प्राइस, जिसकी वजह से मुझे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था? तो मैं क्या करूंगा? थॉट लगाना। मैं क्या करूंगा? खुद क्या बन जाऊं? सप्लायर। कहां बन जाऊं? यूएस में। एक बात सोचो ना, ये इंडियन मैन्युफैक्चरर अब यूएस में खुद क्या बन जाएगा? सप्लायर बन जाएगा, यस या नो? अब मुझे तो पहले मैं किसी दूसरे सप्लायर पे क्या था? डिपेंड। अब मेरा खुद की एक कंपनी है जो यूएस में क्या बन गई? सप्लायर। तो बेटा मेरे पास पूरे रॉ मटेरियल का खुद का क्या आ गया? कंट्रोल। सोच के देखो। बेस्ट एग्जांपल दूं? इसका एग्जांपल तुम्हारे मॉड्यूल ने एग्जांपल की जगह पॉइंट्स में लिख दिया। बेटा मुझे बताओ, पेट्रोलियम के लिए हम कौन सी कंट्रीज पे डिपेंड है? अरेबियन कंट्रीज है ना, साउथ कंट्री, जितनी भी साउथ अरेबियन कंट्रीज। अब मुझे बताओ, क्या हमें पेट्रोलियम चाहिए, यस या नो? हमारी हर फैक्ट्री के अंदर सारे इंजन्स को चलाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या है? पेट्रोल। अब मुझे बस सोच के बताओ, ये जो पेट्रोल है, इसके प्राइस अगर वो कंपनीज क्या करती रहेंगी? इंक्रीज करती रहेंगी, हमें कंटिन्यूसली क्या होता रहेगा? तो बेहतर ये है साउथ अरेबिया, दैट इज जितनी भी पेट्रोलियम वाले, जहां पे भी पेट्रोल के कुएं हैं, वहां पे जाके कुआं खरीद ही न लो ना। मैं सही बता रहा हूं, यही करती हैं कंपनीज। मुझे बताओ, एक बार मुझे बताओ, जितनी भी कंपनीज हैं जो पेट्रोलियम इंडिया के अंदर क्या करती हैं? क्या करती हैं? एक्सपोर्ट।
अब मुझे बताओ, अगर वो कंपनीज अपने प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारे पे लॉस होगा, यस या नो? पेट्रोल आने में डिले होगा तो हमारे सब कुछ रुक जाएगा, यस या नो? तो बेहतर ये है, उन पे डिपेंड होने से बढ़िया है उन कंट्री में जाके खुद का क्या स्टार्ट कर लो, पेट्रोलियम वाला काम। थॉट लगाना, पेट्रोलियम एज अ रॉ मटेरियल है हमारे लिए, यस या नो? तो बेटर ये है किसी दूसरे सप्लायर पे डिपेंड होने से बढ़िया उन कंट्री में खुद का क्या बन जाओ। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पेट्रोलियम वाला पॉइंट इन्होंने एग्जाम्पल की जगह 12th पॉइंट बना दिया। अब एक बात बताओ, हम नहीं, ऑल ओवर सारी कंट्रीज पेट्रोल के लिए किस पर डिपेंड है? अरेबियन कंट्रीज पे। बताओ मुझे, वो पेट्रोल भेजना बंद कर दें, क्या होगा? सही बोल रहे हो, बिल्कुल लॉस नहीं होगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। सोचो, सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। मुझे एक बात सोच के बताओ, फैक्ट्रीज बंद हो गई, प्रोडक्शन रुक गया, तुम्हारी व्हीकल बंद हो गई। सबसे पहले तो पैदल चलना तो सबके बस की नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो वॉक कर रहे हैं, बाकी सारे लोग तो साहब भैया मुझसे नहीं चला जा रहा। रियलिटी बता रहा हूं, रियलिटी। मुझे एक बात सोच के बताओ, हमारी सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, यस या नो? किसकी वजह से बंद होंगी? पेट्रोल की वजह से। और पेट्रोल हमारे लिए ऐसा क्या है? इसका मतलब हम दूसरी कंट्री के सप्लायर पे क्या है? डिपेंड है। किसके लिए? रॉ मटेरियल। अब मुझे बताओ, अगर उसने डिले कर दिया पेट्रोल भेजने में, तब भी हमें लॉस है। उनने पेट्रोल के क्या इंक्रीज कर दिए? प्राइस, तब भी हमें लॉस है। तो बेहतर यह है पेट्रोल का कंट्रोल अपने पास रख लो ना। इसके लिए क्या करेगी कंपनी? एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, क्या करेगी? अरेबियन कंट्रीज में जाके अपना खुद का पेट्रोल का कुआं ना खरीद ले। तो सोचो ना, अपने पास क्या ले आओ? कंट्रोल ले आओ। किसका? सप्लायर। दैट इज, खुद क्या बन जाओ दूसरी कंट्री में? सप्लायर। जिससे ना तो शॉर्टेज होगी रॉ मटेरियल की, ना डिले होगा, क्योंकि तुम्हारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी दूसरे सप्लायर पे। क्लियर है? लिखो जरा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि इसी पे एमसीक्यू है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट क्योंकि इसी पे एमसीक्यू है। लिखो यहां पे, strategy to obtain control of raw material, strategy to obtain control of raw material और resources। यहां रॉ मटेरियल की जगह रिसोर्सेज बोल दिया। स्ट्रैटेजी टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज to ensure that uninterrupted supply of resources at lowest possible price. To ensure that uninterrupted supply of resources at lowest possible price। बेटा यहां पे uninterrupted supply of resources का मतलब क्या हुआ? एक तो तुम जब भी रॉ मटेरियल तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए रॉ मटेरियल में? स्पेशली पेट्रोल। तुम्हें किस पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे सप्लायर पे, क्योंकि तुम खुद क्या बन गए दूसरी कंट्री में? रिसोर्सेज के सप्लायर। तो तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है उसका सप्लाई में कोई भी डिले होगा, हाँ या ना? तो यहां पे क्या लिखा है? अनइंटरप्टेड। और प्राइस क्या नहीं होंगे? जो बार बार ये सप्लायर क्या इंक्रीज कर रहा था, ये प्राइस इंक्रीज नहीं होंगे। तो कम से कम प्राइस पे तुम्हें क्या अवेलेबल हो जाएगा? रॉ मटेरियल, क्योंकि तुम्हारे पास रॉ मटेरियल का क्या आ गया? पूरा कंट्रोल। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने यही लिख दिया पेट्रोलियम का बना के। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो, इन्होंने एग्जाम्पल की जगह पॉइंट बना दिया। पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एफडीआई इन पेट्रोलियम। ध्यान से लिखना नेक्स्ट पॉइंट जो एग्जाम्पल है, एफडीआई इन पेट्रोलियम। दैट इज टू सिक्योर एक्सेस, एक्सेस मतलब तुमने
जितने भी मिनरल्स थे, जितने भी रॉ मटेरियल थे, उनका एक्सेस अपने पास रख लिया। एक्सेस मतलब कंट्रोल, दैट इज टू सिक्योर एक्सेस टू मिनरल्स और रॉ मटेरियल, डिपॉजिट एल्सवेयर, दैट इज टू सिक्योर एक्सेस टू मिनरल्स और रॉ मटेरियल, डिपॉजिट एल्सवेयर। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्सवेयर? कहां पे डिपॉजिट था? दूसरी कंट्री में डिपॉजिट थे ये मिनरल्स, हां या ना? और मिनरल्स में भी स्पेशली कौन सा बोल रहा है? और हम दूसरी कंट्री के सप्लायर पे क्या थे? डिपेंडेंट। वो क्या कर रहा था? बार बार डिले। वो क्या क्या कर रहा था? बार बार प्राइस इंक्रीज। अब तुमने अपने पास क्या रखा, या क्या रखा अपने पास? एक्सेस। अब खुद क्या बन गए? सप्लायर। तो तुम्हारे को जो सप्लाई मिलेगी उसमें डिले होगा, इसको क्या बोलेंगे? अनइंटरप्टेड सप्लाई। और प्राइस जो बार बार इंक्रीज हो रहे थे वो इंक्रीज होंगे, तो कैसे मिलेंगे? लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। क्लियर है? तो ये तुम्हारे मॉड्यूल ने नेक्स्ट पॉइंट बनाया। अब लास्ट पॉइंट है, एक पॉइंट सुन लो। कई बार क्या होता है, एक चीज और है जो कंट्रोल वर्ड से ही है। कई बार क्या होता है, सुनो, एक इंडियन कंपनी है, नाम सुना होगा, एक इंडियन कंपनी है, नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना तो लिख रहा हूं यहां पे, फ्लिपकार्ट, हां या ना? या दूसरी कंपनी ले लेता हूं, एक यूएस की कंपनी है, नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट। मैं फ्लिपकार्ट को यहां पे हटा के माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग समझा देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। रिवर्स सीखो, रिवर्स। यूएस की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। मुझे बताओ माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट में क्या आता है? सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। मुझे बस इतना बता दो, यूएस की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसका मार्केट में क्या आता है? तो इस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट, मैं क्या बोल रहा हूं, इस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट, इस सॉफ्टवेयर का पेटेंट किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास है। अब ध्यान से सुनना, क्या यह सॉफ्टवेयर एक इंडियन कंपनी मंगा रही होगी? यस या नो? क्योंकि इंडिया में भी माइक्रोसॉफ्ट चलता है। अब मुझे बताओ, इस इंडियन कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर की अगर क्या कर ली? कॉपी कर ली, तो ये सॉफ्टवेयर ये इंडियन कंपनी इंडिया में बेचेगी? यस या नो? जिससे किसको लॉस होगा? माइक्रोसॉफ्ट को होगा। थॉट लगाओ, थॉट में क्या कह रहा हूं, इस माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पे कॉपीराइट किसका था? माइक्रोसॉफ्ट का। और ये सॉफ्टवेयर इंडिया में भी बिकता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक इंडियन कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर की हूबहू क्या कर ली? पहली बात, कॉपी कर सकता है? नहीं कर सकता ना, लेकिन कर लिया। कॉपी करके इंडिया में बेचा, किसको लॉस हुआ? माइक्रोसॉफ्ट को। अब माइक्रोसॉफ्ट अपने आप को कैसे बचाएगा इस चीज से? माइक्रोसॉफ्ट कैसे बचाएगा? माइक्रोसॉफ्ट कहेगा मैं किसी भी इंडियन कंपनी को क्या नहीं दे रहा अपने सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया में खुद के क्या स्टार्ट कर रहा हूं, अपने इंडिया में खुद के क्या स्टार्ट कर रहा हूं? अपने ऑपरेशंस। कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट अपना ऑफिस कहां खोल रहा है? इंडिया में। अब जिसको भी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर चाहिए, वो माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया वाले ऑफिस से क्या कर ले? क्या कर ले? परचेज। जिससे मुझे सोच के बताओ, जिससे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सॉफ्टवेयर का कंट्रोल अपने पास रखा, किसी दूसरी कंपनी को दिया? और कैसे रखा? हर कंट्री में अपने क्या ओपन कर लिए? ऑफिस। तो जिससे अपने सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट, अपने सॉफ्टवेयर के पेटेंट का कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट ने किसके पास रखा? अपने पास। इसको बोलते हैं बेटा एक और मोड ऑफ एफडीआई। ये भी एक रीजन होता है जो कंपनी करती है। थॉट लगाना, तुमने एक बुक लिखी, एक बुक लिखी, तुम ऑथर हो, वो बुक पे कॉपीराइट किसका है? तुम्हारा है ना। दूसरी कंट्री का कोई ऑथर उसको कॉपी कर सकता है? हां या ना? नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा है। तुम केस कर लो, मना नहीं कर रहा, केस कर लो। क्योंकि मैंने तुम्हारे को बताया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अगेंस्ट भी डब्ल्यूटीओ ने क्या बनाया, एक एग्रीमेंट, ट्रिप्स, याद करो। पॉइंट इज दैट तुम केस कर लो। बेहतर यह है उस केस में फंसने से बढ़िया क्या कर लो, जिस कंट्री में तुम्हारी बुक क्या होती है, सेल होती है, उस कंट्री में अपना क्या ओपन कर लो, ऑफिस। अब तुम उस कंट्री में जब अपना ऑफिस ओपन करोगे तो तुम्हारे को डर ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि कंट्रोल किसके पास है? तुम्हारे पास ही है। अब जिसको बुक खरीदनी है तुम्हारे ऑफिस से कांटेक्ट करेगा, तुम अपने बुक को अब उस कंट्री में क्या कर पाओगे? सेल कर पाओगे, क्योंकि तुम अपने पास क्या रख चुके हो? कंट्रोल, अपनी बुक के कॉपीराइट का, पेटेंट का। यह भी एक रीजन है एफडीआई का। लिख लो, लास्ट रीजन है।
लिख लो, नेसेसिटी, नेसेसिटी टू रिटेन, नेसेसिटी टू रिटेन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, necessity to retain direct control of, necessity to retain direct control of copyright, comma patents, comma trademark, etc. Necessity to retain direct control of copyright, comma patents, कॉमा ट्रेडमार्क एक्सेट्रा. यहां पे अंडरलाइन करो रिटेन वर्ड को. अपने पास रिटेन रखा है तुमने कॉपीराइट या ट्रेडमार्क. अब एक आध एमसीक्यू तुम्हारे मॉड्यूल का दिखा रहा हूं इसी से रिलेटेड, मुझे आंसर दे देना जरा, को आंसर देना जरा. ये रीजंस हैं, और एक मिनट, मॉड्यूल में रीजंस लिखे हैं 17-18, लेकिन एक मिनट, तुमने जितने रीजंस पढ़े हैं इतने याद कर जाओ. मैं बोल रहा हूं तुम्हारे मॉड्यूल में 2-4 रीजन और दे रखे हैं, झूठ नहीं बोल रहा मैं, लेकिन इतने ही रीजन याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसी से तुम्हारे सारे क्या बने हुए हैं, एमसीक्यू. अब मुझे आंसर देना जरा. एक पहला क्वेश्चन जो तुमसे पूछ रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एफडीआई, कितने कैटेगरी बताए थे? पहला हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट, टू वे, एक मिनट, टू वे, रेसिप्रोकल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब मुझे बताना क्या है इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एफडीआई इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ फ्रेश एसेट. आंसर सुन लेना, क्रिएशन ऑफ फ्रेश एसेट इन होस्ट कंट्री. तुम फ्रेश एसेट को क्रिएट कर रहे हो होस्ट कंट्री में. आंसर सुन लो, मर्जर एंड एक्विजिशन, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक अलायंस या ब्राउनफील्ड. क्या क्रिएट कर रहे हो? फ्रेश एसेट. एसेट मतलब दूसरी कंट्री में जाके बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो. इसको कैसा इन्वेस्टमेंट बोलते थे? ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड या मर्जर बोलेंगे या स्ट्रेटेजिक अलायंस? ग्रीनफील्ड. तो आंसर इज ग्रीनफील्ड. सेकंड सुन लो, क्वेश्चन जो दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ एफडीआई. इसी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ एफडीआई. पहला रीजन सुन लो, डिजायर टू कैप्चर लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग मार्केट. ये रीजन है या नहीं? हां. दूसरा, सिक्योर एक्सेस टू मिनरल्स एंड रॉ मटेरियल. अभी बताया तुम्हारे को, मिनरल्स एंड रॉ मटेरियल मतलब पेट्रोलियम. इसका क्या रखना चाहते हो अपने पास? कंट्रोल. मतलब क्या रखना चाह रहे हो? एक्सेस. ठीक है. इसके बाद सेकंड तो हो गया. थर्ड पढ़ो. थर्ड, डिजायर टू इन्फ्लुएंस होम कंट्री. ये रीजन है, अपनी होम कंट्री को इन्फ्लुएंस करने के लिए एफडीआई कर रहे हो. और फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड अबव. क्वेश्चन का आंसर समझ आया? एक मिनट, कौन सा रीजन है एफडीआई का? पहला बोल रहा है रीजन, क्या तुम लार्ज मार्केट कैप्चर करना चाहते हो? दूसरा रीजन बोल रहा है, क्या तुम अपने पास एक्सेस रखना चाहते हो मिनरल्स, रॉ मटेरियल का? तीसरा, तुम अपनी होम कंट्री की कंपनी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो. तो फर्स्ट एंड सेकंड अबव, ये क्वेश्चन दे रखा है इससे. अब सुन लो, ये क्वेश्चन दे रखा है इससे, रीजंस ऑफ एफडीआई. इसलिए तुम्हारे को मैंने बोला था पेट्रोलियम वाले रीजन पे क्वेश्चन दे रखा है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं तुम्हारे जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं. तो बेटा प्लीज सुन लो, तुम्हारे एफडीआई के अंदर एक चीज और बची है, बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, और एक बचा है सेफगार्ड अगेंस्ट एफडीआई. इसमें भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इन दी फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. तो जितने याद हो जाएं याद कर लेना, लेकिन वापस बोल रहा हूं, याद हो जाएंगे, बार बार रिकॉल करोगे याद हो जाएंगे. तो इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में. लॉ वाले सर आ चुके होंगे. आज का सेशन तुम लोगों का मैंने एक्स्ट्रा इसलिए रखा था क्योंकि मैं अवेलेबिलिटी थी मेरे पास. तो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन टुमारो. तो इसके आगे एफडीआई में जो टॉपिक बचे हैं वो कंप्लीट करा दूंगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन गुड बाय.